नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। बात उत्तराखंड की होगी और सबसे पहले बात कोरोना की कर लेते हैं। हालात चिंताजनक बनने लगे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इससे पहले 16 जनवरी को मिले थे 226 केस और उसके बाद अब 200 से ज्यादा मामले आज सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1115 हो चुकी है। हरिद्वार की बात करें तो यहां पर 71, देहरादून में 63 नए केस सामने आए। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हरीश रावत के साथ ही परिवार के 4 और लोग हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत कल ही होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। न्यूज 18 लगातार कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील कर रहा है और अब जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो सरकार और राज्यों की तरह होली मिलन कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई जाएगी। वहीं हरिद्वार कुंभ में कोविड को लेकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब जरूरी कर दी गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुंभ में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। वहीं कोर्ट में मुख्य सचिव ने भी रिपोर्ट को अनिवार्य करने की जानकारी दी। कोर्ट ने मेलाधिकारी को आदेश दिया कि कुंभ के जो अधूरे काम हैं वो जल्द से जल्द पूरे करा लिए जाएं और मेलाधिकारी उच्च अधिकारियों के साथ ज्वाइंट निरीक्षण करें। 30 मार्च तक रिपोर्ट फाइनल करके दे। 31 मार्च की सुनवाई में मुख्य सचिव और सचिव वित्त को छूट देते हुए मेलाधिकारी दीपक रावत और आईजी कुंभ अजय गुंजियाल को कोर्ट में पेश रहने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं के स्नान घाट में सरकार सुनिश्चित करे कि कोई वीडियो या फोटोग्राफी ना हो। सीएम को लेके हमने यह बताया था कि सीएम साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया कि नेगेटिव आर्टिफिशियल लाने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट ने यह गलत कहा है कि नहीं लाना जरूरी है। केंद्र की एसओपी और स्टेट की एसओपी लागू होगी, तो चीफ सेक्रेटरी ने इंश्योर किया है, कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि नेगेटिव आर्टिफिशियल के ही बाद हम अलाउ करेंगे पिलग्रिम्स को। वहीं मुख्य सचिव ने भी कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट लाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। जो केंद्र का एसओपी है उसका पालन किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेले की अवधि है। ये नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्र की और राज्य की एसओपी का पूर्णतः पालन किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। उधर हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में साधु संतों ने प्रतिक्रिया दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है और सभी को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना ही चाहिए, तभी मेला सुरक्षित हो सकेगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मेले को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरोना संक्रमितों की जांच और सही उपचार जरूरी है, इसलिए सभी को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि कोरोना जांच अति आवश्यक है। मैंने भी कई बार लोगों से अपने संबोधन में कहा है, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले संत महात्मा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और जो सरकार का दिशा निर्देश का पालन करें। समय को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसको हमें ढूंढना भी है कौन व्यक्ति है और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जो भी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल उचित दिया और हम सब इसका जो है पालन हम करेंगे। उधर उत्तराखंड में 1 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और जिसके लिए अब पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा 2 दिवसीय है, जिसमें राष्ट्रपति पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज के साथ ही परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से ही हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और इसी दिन राष्ट्रपति हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तीनों जगहों पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिससे वक्त पर राष्ट्रपति कार्यक्रमों में शामिल हो सके। जो है वो जो पतंजलि देव संस्कृति विद्यालय और परमार्थ निकेतन जो है, इसमें अभी तक ऑफिशियली आया है कि इसमें वो विजिट करेंगे करके, तो उसमें जो है पुलिस द्वारा जो है वो पूरी जो है मौका मुआयना किया गया है। लगभग 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे, तो जो है वो
उसमें पुलिस की तैयारी उसमें जोरों पर है। और इधर आखिरकार लैंसडाउन में डॉपलर रडार को लेकर हरी झंडी मिल गई, जिससे मौसम की अब सटीक जानकारी मिल सकेगी। रडार लगाने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी भी लगातार कोशिश कर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। लैंसडाउन में डॉपलर रडार को लेकर हरी झंडी मिल गई है। रक्षा मंत्रालय ने मौसम विभाग को डॉपलर रडार लगाने के लिए लैंसडाउन में जमीन दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन छावनी इलाके में डॉपलर रडार के लिए परमिशन दी है। डॉपलर रडार लगाने में सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के चलते लंबे समय से प्रोजेक्ट लटका हुआ था। इसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत भी की थी और रक्षा सचिव सहित रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है डॉपलर रडार। डॉपलर रडार से मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। 400 किलोमीटर तक के मौसम बदलाव की जानकारी मिलेगी। डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अति सूक्ष्म तरंगों को भी पकड़ लेता है। वैसे तो पहाड़ों में इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ कई लोगों की हर साल जान जाती है। वहीं इस रडार के लगने से कुछ हद तक मौसम की जानकारी पहले मिलेगी, जिससे जान माल को बचाने में मदद मिलेगी। वहीं लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगने से रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के मौसम के पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। देहरादून से भारती सकलानी, न्यूज़ 18। खासकर बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होती हैं पहाड़ों पर, और जानमाल का भारी नुकसान होता है। अब डॉपलर रडार की मदद से उस नुकसान को कम किया जा सकेगा। और डॉपलर रडार को हरी झंडी मिलने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया और रक्षा मंत्री और अनिल बलूनी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से देवभूमि उत्तराखंड में रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में लगने वाले डॉपलर रडार के लिए स्वीकृति दे दी है। इस सौगात के लिए माननीय रक्षा मंत्री और सांसद अनिल बलूनी जी का आभार। इधर बीजेपी में सरकार बदलने के बाद अब संगठन में भी बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मदन कौशिक को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ऐसे में अब संगठन में कई बदलाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जनवरी 2020 में अजय भट्ट से बीजेपी संगठन की कमान कालाडूंगी से विधायक वंशीधर भगत के हाथों में आई, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पदाधिकारी बदल दिए गए। इससे पहले कि भगत संगठन की गाड़ी को रफ्तार दे पाते, भगत को भी चलता कर हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को संगठन की बागडोर सौंप दी गई। मदन कौशिक ने कमान संभालते ही ये बात साफ कर दी कि संगठन में जरूरी फेरबदल किया जाएगा। इसके बाद से संगठन में हलचल है। कौन आएगा और कौन जाएगा, इसको लेकर कानाफूसी तेज है। बहुत जरूरी होगा तभी बदलाव करेंगे। जो कार्यकर्ता ठीक प्रकार से काम कर रहा है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित रूप से उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब टीम वाला विषय उनका, ये उनकी रुचि का विषय है, इसलिए इस विषय पर वही कुछ कह पाएंगे, मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। पहली बार मैदान से अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे बीजेपी का सियासी गुणाभाग काम कर रहा है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन के प्रभाव को शिथिल करने की मंशा हो या फिर पहाड़ की अपेक्षा अधिक वोटर्स होने के कारण मैदान को साधने की रणनीति। इसी के तहत बतौर टीम कौशिक संगठन में जल्द कुछ नए चेहरे नजर आ सकते हैं। देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पार्टियां जनता को मुफ्त बिजली के सपने दिखा रही हैं। वहीं इस चुनावी साल में भी ऊर्जा के तीनों कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में करीब 16% की बढ़ोतरी की मांग की है, जिससे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने करीब 920 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। यानी कि अगर नियामक आयोग इस पूरे टैरिफ को माने तो साल 2021-22 में बिजली का बिल करीब 16% बढ़ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने तीनों निगमों पर ही सवाल उठाए हैं। % के आसपास टैरिफ हाइक है, वो 4 ना होकर 13.25% है। सिमिलरली जो पिटकुल ने दिया है वो 0.82% है और जो यूजीएल ने दिया है वो 1.96% है। तो टोटल इफेक्ट जो आता है वो 16.20% हाइक जो है वो प्रपोज की गई है तीनों निगमों के द्वारा। उत्तराखंड के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। बिजली हम पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा सुनाई दे रहा है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में 16% से ज़्यादा बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने वाली है। कारण ये है कि जितनी भी 20 सालों के अंदर सरकारें रही हैं, एमडी, जीएम बड़े पदों पे मनोनयन के लिए करोड़ों रुपये की बोली लगती है।
और वहीं यूपीपीसीएल अब जल्द ही बिजली मीटर बदलने की तैयारी में है। पुराने मीटर हटाकर उनकी जगह पर नया स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपको हर दिन एसएमएस के जरिए इस्तेमाल की गई यूनिट की जानकारी आपके फोन पर मिल सकेगी और साथ ही पोस्टपेड के साथ प्रीपेड भी रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 23 लाख यूपीसीएल के उपभोक्ता हैं। इधर पिथौरागढ़ के लोगों के लिए राहत वाली खबर है। चीन और नेपाल सीमा को जोड़ने वाला अहम हाईवे अब खुल गया है। पिथौरागढ़ घाट हाईवे बीते रोज कई दिनों से बंद पड़ा था। इस हाईवे में चुपकोट बैंड के पास हजारों टन मलबा जम गया था, जिस वजह से हाईवे तकरीबन 24 घंटे बंद रहा। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों वाहन दोनों तरफ खड़े हो गए थे। उधर हरिद्वार के बैरागी कैंप इलाके में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बैरागी कैंप क्षेत्र के जिस हिस्से में आग लगी उससे कुछ ही दूरी पर बैरागी साधु संतों की छावनी बनी थी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 4 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। उधर हल्द्वानी से सटे फतेहपुर और मनोरा रेंज के जंगल धधक रहे हैं। आग से वन संपदा नष्ट हो रही है। वन अधिकारियों के मुताबिक उपद्रवी तत्वों ने जानबूझकर जंगलों में आग लगाई और इलाके में आग के कंट्रोल के लिए क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड की ये, जिस पर अभी भी समाधान नहीं निकल पाया है। उधर टिहरी के घनसाली, जाखड़ी धार और चंबा गजा से सटे जंगलों में आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। नई टिहरी चंबा रोड पर लगी आग से जहां पत्थर और पेड़ सड़क पर गिरने लगे हैं, खतरा बना हुआ है लगातार कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं वन विभाग के अधिकारी कंट्रोल बर्निंग बता रहे हैं इसे। देखिए, जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट से लगा हुआ एरिया है, जितने भी रोड साइड्स हैं और इन जगहों पे जहाँ पे भी आपको अगर आग दिखाई दे रही है तो ये सारा कंट्रोल बर्निंग है। और गर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पेयजल संकट भी गहराने की आशंका है। उत्तराखंड में 976 कस्बे ऐसे हैं जहां पेयजल की किल्लत हो सकती है। जल संस्थान का कहना है कि इस साल बारिश कम हुई है, लिहाजा प्राकृतिक स्रोतों के सूख जाने से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। विभाग ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजली वाला भी ये लोग क्या करते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं। और इस साल जाड़ों में बारिश कम होने की वजह से पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी चिंतित है। चुफाल का कहना है कि गर्मियों में पेयजल संकट से लोगों को जूझना न पड़े, इसके लिए प्लान पर काम किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। होली की रंगत अब बाजारों में भी दिखने लगी है। जगह जगह पर रंगों और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। हल्द्वानी में भी बाजार रंग गुलाल और पिचकारियों से सजे हुए हैं। पिचकारियों पर तमाम तरह के संदेश भी लिखे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश भी हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन संदेशों से लोग जागरूक होंगे। इसमें जो लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे लोगों को एक अच्छा संदेश जाता है, जिससे मतलब बेटी के लिए एक मैसेज अच्छा जाता है इससे। देखिए, होली जो है एक भाईचारे का त्यौहार है, मोहब्बत कायम करने का त्यौहार है। हम जो है संदेश यही देते हैं कि होली को एक अच्छे तरीके से बनाया जाए, भाईचारा बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए और अपना कोरोना से बचते हुए होली का त्यौहार बनाए। पहाड़ों पर होली का त्योहार महीने भर चलता है। इन दिनों रातों में बैठकी होली की जो मस्ती है वो देखने को मिल रही है। महिलाओं और पुरुषों की खड़ी होली क्षमा बांध देती है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों में बैठकी दौर बसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के बाद यहाँ ऐसी शायद ही कोई रात होगी जो बैठकी होली के गीतों से गुलजार ना हो। 100% शास्त्रीय संगीत पर आधारित पहाड़ की होली हूबहू ब्रज की होली से मिलती है। जानकारों की माने तो पहाड़ों में होली का आगाज चंद शासकों के दौर में 10वीं सदी में हो गया था। शुरुआती दौर में होली राज दरबार तक ही सिमटी रही, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग दरबार से बाहर आम लोगों पर भी असर चढ़ने लगा। हमारी जो ये कुमाऊनी बैठकी होली है,
ये विशुद्ध क्लासिकल राग पर आधारित है, तो एक अलग किस्म का उल्लास का माहौल इसमें रहता है। उत्तराखंड में कुमाऊं को पारंपरिक पहाड़ी होली का जनक माना जाता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और काली कुमाऊं में बसे ब्रजवासियों से ही ये पर्व पूरे पर्वतीय इलाकों में फैला। पुरुषों के बैठकी होली में राग भैरवी, पीलू, जयजयवंती जैसे रागों में पिरोई गई गीतों में गजब की लयबद्धता नजर आती है। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सुरतालों में समाई कुमाऊं की होली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। काफी, जंगला काफी, खमाज, सहाना, बागेश्वरी, हमीर, देश, जयजवंती, परज, जोगिया और कोई लोग टोली भी गाते हैं बीच में। तो अंत में भैरव और भैरवी से इसका समापन होता है। रंगों के त्योहार को बिना रंगों के होली से पहले कैसे मनाया जाता है, ये देखना हो तो चले आइए पहाड़ों की ओर, जहां बसंत पंचमी से शुरू हुआ दौर होली के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर नैनीताल में युगमंच होली महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक नैनीताल में बैठकी और खड़ी होली, साथ ही महिला होली के रंग कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे। नैनीताल नैना देवी मंदिर में इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिलाएं होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद महाबहस।